एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। सभी बच्चे बहुत दिनों से रेगुलरली हमारी ग्रामर की क्लासेस के अंदर डिमांड कर रहे थे कि मैम आप प्लीज हमें हमारी बुक भी पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा आखिरकार क्यों ना बच्चों की ये डिमांड भी पूरी की जाए। और जी हाँ, आप लोगों की जो दोनों ही बुक्स लगती है उन दोनों ही बुक्स को मैं इसी चैनल पर पढ़ाने वाली हूं। आप लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं जिसके अंदर हम आपके चैप्टर्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो आई विश एंड आई होप कि आप इस चीज से काफी ज्यादा खुश होंगे और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका कमाल का फायदा आप उठाएंगे। अब मैं अपना पूरा काम कर रही हूं, काम आपके ऊपर बचता है कि आप लोग कितना ध्यान देते हो, अब आप लोग कितनी पढ़ाई करते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जिसके अंदर हम बात करेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। सो पहले जानेंगे हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। जानते ही नहीं तो सब कौन नहीं जानता है ना। चलो आओ देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो 1861 में हुआ था, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, सबसे ज्यादा फेमस है इनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्ड्स। भाई उनकी गीतांजलि और उनकी प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश और ब्यूटिफुल वर्ड्स के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। एक बात मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी गीतांजलि पढ़ी है पहले? मतलब आप लोगों ने या आपकी फैमिली में किसी ने पढ़ी है? बताइए। तो प्रोफाउंडली सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डीपली सेंसिटिव है वो, फ्रेश है और ब्यूटिफुल वर्ड्स है। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913। वो पहले नॉन यूरोपियन बने जिन्होंने जीता नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर 1913 में। This poem is one of his vastly read and discussed poems। अब ये जो पोम है ये उनकी बहुत सारी अलग अलग जो भी पोम्स है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक है। It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English। तो ओरिजिनली तो ये लिखी गई थी बंगाली के अंदर, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया बच्चों? बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया और इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। दिस पोम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। गीतांजलि से ही ली गई है ये। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। अभी ना टैगोर जी कब के टाइम के हैं? जब हमें आजादी नहीं मिली थी, जब ये अंग्रेज लोग जो हैं वो हम लोगों पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। हाँ, एंथोलॉजी का मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ आप लिटरेरी वर्क, जैसे कलेक्शन ऑफ पोएम हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज हो सकता है। तो ये जो गीतांजलि थी इसके अंदर बहुत सारी कविताएं थी, ठीक है। यस, कलेक्शन। सो एंथोलॉजी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ। राइट, was ruled by the British। तो टैगोर जी जो हैं वो उस समय पे थे। In this poem besides political freedom from British, इस कविता के अंदर, इस पोम के अंदर किस चीज के अलावा? पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, कि भाई ब्रिटिशर्स से तो आजादी चाहते थे। उसके अलावा टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। भगवान से वो ये भी प्रार्थना करते हैं कि यार हमें सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फ्रीडम भी मिल सके, ठीक है, हमें सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर, इकोनॉमिक स्तर पर हमें आजादी मिल सके फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को। क्योंकि बहुत ही साल राज किया था यार इन लोगों ने, और हम लोगों के अंदर पता नहीं क्या ही, मतलब इतना हम लोग भी गजब के ही लोग हैं। मतलब कितना ही हमारे अंदर पेशेंस था कि हम इतने साल तक इतना ज्यादा अत्याचार जो है वो सह गए, है ना, लिटरली। और आज हम खड़े हैं और फिर इन लोगों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मतलब इतने साल तक अगर इन लोगों ने, मुझे लगता है ये इस तरीके की स्लेवरी और इस तरीके का रूल देखा होता ना, तो आई डोंट थिंक ये एग्जिस्ट भी कर पाते। क्योंकि भारत की मिट्टी पर बहुत लोग आए, है ना, पर भारत को हिला नहीं पाए। राइट, हमारी जड़ें, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। हम सब एक साथ रहते हैं, हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। भारत के अंदर सच में बहुत पेशेंस है। हम खुद से कभी लड़ाइयां नहीं करते भाई। अगर हमें कोई लड़ाई करता है तो ही हम लड़ाई करते हैं, अदरवाइज हम खुद से लड़ाइयां नहीं करते हैं। राइट, तो हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती है, ये अलग ही लेवल की है। हमारी मिट्टी अलग लेवल की। हम हमारी धरती को मां मानते हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free,
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. मैं एक बार पूरी poem read कर रही हूँ, फिर explanation भी मिलेगा. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. मजेदार है. आओ एक एक करके पढ़ेंगे. क्या कह रहे हैं? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. अब बेसिकली ना वो इन लाइंस के जरिए एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक ऐसी जगह या एक ऐसी सिचुएशन, क्योंकि उस समय पर क्या था, हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे, है ना. तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर हमारा जो माइंड है, मतलब हमें डर लगता था, राइट, अत्याचार होता था लोगों के ऊपर, लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे. तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें एक ऐसा, मतलब हम ऐसा चाहते हैं एक जगह जहां पर ना हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हम इज्जत के साथ सर उठाकर जी सके. तो हेड इज हेल्ड हाई, गुलामी में सर झुकाना पड़ता है ना. Where knowledge is free, और जहां पर जो नॉलेज है वो फ्री हो. तो वो बेसिकली बोल रहे हैं यहां पर कि भाई हम ऐसी जगह चाहते हैं, हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पर हमें डर ना हो, हम आजादी से रह सके, हम इज्जत से रह सके, डिग्निटी के साथ रह सके. Where knowledge is free, जहां पर नॉलेज फ्री हो, जहां सभी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल सके. सो द अबव लाइन्स डिस्क्राइब अ प्लेस, ऊपर वाली लाइन्स एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है, वेयर पीपल आर ब्रेव, जहां पर लोग बहादुर हैं, एंड नॉट अफ्रेड, और डरते नहीं हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, एंड होल्ड देयर हेड्स हाई, और अपना सर ऊपर रख के चलते हैं, विद डिग्निटी, राइट. अभी ब्रिटिशर्स के रूल में ऐसा नहीं हो रहा था, तो वो ऐसी एक जगह की कल्पना कर रहे हैं, ऐसी एक जगह की बात कर रहे हैं. The next line emphasizes the importance of education, where knowledge is free. इस लाइन के अंदर बात की जा रही है शिक्षा की महत्वपूर्णता की, and access to information for all, कि सभी को शिक्षा मिले. पहले सबको शिक्षा का हक नहीं था ना, लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना. और ब्रिटिशर्स के रूल में तो वैसे ही वो लोग कुछ नहीं करने दे रहे थे. नॉलेज शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं करना चाहिए. अलाउिंग एवरीवन टू लर्न एंड ग्रो, सभी लोगों को यह हक होना चाहिए कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े. पहले क्या होता था, ये जाति प्रजाति वाली चीज भी बहुत होती थी, भाई इस जाति के लोग ऐसे करेंगे, इस जाति के वैसे करेंगे, ये स्कूल में आ सकते हैं, ये स्कूल में नहीं आ सकते, लड़कियां नहीं आ सकती, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी. तो वो कहते हैं भाई एजुकेशन, हम एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां पर सभी को शिक्षा मिले, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, लिमिटेड ना हो शिक्षा की भाई इतना ही है, वो सब चीजें ना हो, रेस्ट्रिक्शंस ना हो, सभी लोग पढ़ सके और ग्रो कर सके, ऐसी जगह होनी चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ध्यान से देखना, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है अलग अलग पीसेस में, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है रिलेटिंग टू द होम ऑफ द रनिंग ऑफ अ हाउस होल्ड. कहने का मतलब दिस लाइन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी. अभी बटा हुआ है ना, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, तो यहां पर कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो यूनिटी का, वो बात कर रहे हैं यूनिटी की, कि एक आइडियल वर्ल्ड क्या होगा. इन एन आइडियल वर्ल्ड द पीपल आर नॉट डिवाइडेड बाय सोसाइटल बैरियर्स. वो बोले एक सबसे आइडियल वर्ल्ड क्या होता है जहां पर लोग जो है वो बटे हुए नहीं है. किस चीज से बटे हुए नहीं है, ये जो सामाजिक बैरियर्स लगा रखे हैं ना लोगों ने, बोले इन चीजों में बटे हुए नहीं है लोग. द टर्म नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डज नॉट मीन लिटरल वॉल्स. यहां पर जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है वो घर की दीवारों से मतलब नहीं है उनका, बट द बैरियर्स दैट आर क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल. ये वो बैरियर्स है, ये वो दीवारें हैं जो लोगों के दिमाग में लगा दी गई हैं, ये वो दरारें हैं जो लोगों के दिमाग में आ गई हैं एक दूसरे के प्रति. तो समाज जो है वो बट चुका है, जाति प्रजाति, रंग भेदभाव, समाज, ठीक है, ऊंच नीच, पता नहीं किन किन चीजों में. वो कह रहे हैं यहां पर बात होनी चाहिए यूनिटी की.
हमारा समाज जो है वो बट चुका है। दीज आर डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स हमारे दिमाग के अंदर दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये सोसाइटल बैरियर्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर है। These divisions could be due to issues like social status, religion, nationality और even family structures। और ये किस वजह से है? ये जो बंटवारे हो गए हैं हमारे दिमाग में, ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं हमारे दिमाग में, ये किस वजह से हैं? ये अलग अलग इश्यूज हैं। किसी का सोशल स्टेटस अमीर गरीब का हो गया, किसी का रिलीजन से रिलेटेड हो गया, है ना। इन सब की वजह से हमने क्या कर दिया, एक दूसरे को बांट दिया है। ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये चंडीगढ़, ये छत्तीसगढ़, ये सब चीजों में हमने बांट दिया भाई, है ना। हमने तो बांटा, किसी और ने तो नहीं बांटा। लड़ रहे हैं, वॉर हो रहे हैं भयंकर वाले, मार रहे हैं लोगों को एक दूसरे को, कुछ नहीं देख रहे। तो वो सब चीजें क्या है? दीज आर ऑल दी डोमेस्टिक वॉल्स कि जो हमने क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में। रीजन कुछ भी हो सकता है। दीज आर ऑल सोसाइटल बैरियर्स। तो वो बात करते हैं कि यार एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ये जो दुनिया है ना, ये टूटी हुई नहीं है टुकड़ों में, ठीक है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो बहुत ही छोटी बताई गई है, नैरो सकड़ी बताई गई है, और ये हमारे घर में ही है, हमारे अंदर ही है, राइट। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अब क्या बोल रहे हैं? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, द पोइट स्ट्रेसेस ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। यहां पर वो जोर दे रहे हैं ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस पर कि भाई कितनी ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और सच्चाई। इन एन आइडियल नेशन, एक अच्छे नेशन में, पीपल कम्युनिकेट ओपनली एंड विद ऑनेस्टी। लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं ओपनली, ऑनेस्टली। तो यहां पर वो कह रहे हैं जो शब्द आने चाहिए, जो बातें होनी चाहिए लोगों के बीच में, वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। उन लोग जो है विद देयर वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रू थॉट्स, लोग जब बात करें तो उनसे उनके सच्चे विचार सामने आने चाहिए एंड उनकी सही फीलिंग सामने आनी चाहिए। आप हमेशा बात ऐसे करो। अब हम लोग क्या करते हैं, बुरे तरीके से बात करेंगे, गलत अपने थॉट्स सबके सामने प्रोवाइड करेंगे। बहुत से लोग आप लोगों ने देखे होंगे इतनी हेट स्पीच देते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता है ना। भाषण देते हुए देखा होगा आपने, भड़काऊ भाषण, है ना, किस तरीके से लोग भड़काऊ भाषण देके जनता को भड़का देते हैं और उसके बाद कितनी सारी बुरी चीजें होती हैं। यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि हमें ना सच्चा और ईमानदार रहना है हमारे थॉट्स को लेके। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द, एक ऐसी जगह हो जहां पर जो शब्द आए वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब हम लोग इतनी मेहनत करें, टायरलेस स्ट्राइविंग पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव समथिंग, कि हम कड़ी मेहनत करें बिना थके, ठीक है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और हम वो कड़ी मेहनत करके बिना थके परफेक्शन की ओर आगे बढ़े, राइट। सो द पोएट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो बोल रहे हैं लगातार इंप्रूवमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है। इन एन आइडियल नेशन पीपल कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू बी बेटर वर्जन्स। लोग लगातार मेहनत करते हैं ताकि वो अपना बेटर वर्जन बन सके, राइट, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज सोसाइटी। दोनों तरीके से, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, एज अ सोसाइटी। तो वो यही कह रहे हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कि एक ऐसी जगह हो जहां पर लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं अपना बेस्ट वर्जन सामने लाने के लिए, राइट। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. क्या कहा जा रहा है? देखो, these lines are a metaphor. The clear stream of reason represents critical thinking and logic. लिखा है ना यहाँ पे, where the clear stream of reason has not lost its way. That means कि भाई यहां पर जो लोग हो ना, एक ऐसी जगह जहां पर लोग जो है दिमाग लगाकर सोचे, लॉजिकली सोचे, that is clear stream of reason, ठीक है। The dreary desert sand of dead habit, इसका क्या मतलब है? dreary desert sand of dead habit, इसका मतलब है traditions और outdated practices blindly, कि the dreary desert sand of dead habit represents फॉलोइंग ट्रेडिशंस, कि हम आंख बंद करके वो ट्रेडिशन, वो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना।
where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. कि भाई एक ऐसी जगह हो जहां पर लॉजिकल रीजन जो है वो अपने आप को ना खो दे, किसके अंदर, उन पुराने ख्यालातों के अंदर, उन ट्रेडिशनल और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस के अंदर। कहने का मतलब देश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जो सही नहीं थी देश के लिए, जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस थी, जो अभी भी चल रही थी। तो वो कहती है एक ऐसी जगह हो जहां लोग अपने दिमाग से सोचें, लॉजिक लगाए कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ये जो हम भेदभाव कर रहे हैं, ये जो हम ऊंच नीच दिखा रहे हैं, ये जो हम अमीर गरीब कर रहे हैं, ये जो हम लड़का लड़की कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, और ये सोसाइटल बैरियर्स को हम खत्म करें। और वो चाहते हैं एक ऐसी जगह जहां पर हमारी ये लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अपना रास्ता ना भूल जाए इन डेड हैबिट्स में। डेड हैबिट्स क्या है? वो ओल्ड कल्चर्स, वो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, वो सब डेड हैबिट्स है, ठीक है। ड्रेयरी मतलब होता है डिप्रेसिंग, यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग भी लिखा हुआ है, उन्हें देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। मैं पानी पी लूं 1 सेकेंड, फिर बताते हैं आगे। चलो, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, our minds should be led by God, or the author is talking about directly with God. देखो पहले सुनो, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। अब यहां पर बात क्या हो रही है? कह रही है हमारा जो माइंड है, दी मतलब यू, यहां पर यू का मतलब है गॉड, ठीक है। तो कहते हैं कि आवर माइंड शुड बी लेड बाय गॉड, और द ऑथर इज डायरेक्टली टॉकिंग विद गॉड। कि हमारा जो दिमाग है ना, हमें भगवान जी से प्रेयर करनी है, भाई आप चलाओ हमारा दिमाग, हमें उन पर विश्वास रखना है, उनके द्वारा कही गई चीजों से ही हमें सीखना है, राइट। into ever widening thought and action. So when the mind is pushed forward by the guiding force, कि जब भगवान हमारा साथ देते हैं, वो हमें सही अकल देते हैं और वो पुश करते हैं हमें, it explores new ideas, expands its understanding of the world and broadens its perspective. तो क्या होता है, जो माइंड है, it explores new ideas, वो नए आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है दुनिया को लेकर, एंड broadens its perspective, और उसको समझने का जो नजरिया है वो भी बढ़ता है, ठीक है। दिस ब्रॉडेंड नॉलेज, और ये जो बढ़ी हुई नॉलेज है, जो ज्ञान है, ट्रांसलेट्स इनटू मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव एक्शंस। जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितना, भाई ये जो संत महात्मा लोग होते हैं, ये सब मोह माया से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान मिल जाता है, उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब का कोई फायदा नहीं है, एट द एंड तो खत्म होना है भाई। तो वो यही कह रहे हैं। तो उनके जो एक्शंस होते हैं वो उसकी वजह से ही होते हैं। हमें जब नॉलेज मिलती है तो हमारे जो एक्शन होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं। हम बोलते हैं ना, क्या अनपढ़ वाली बात कर रहा है तू, आजकल ऐसे थोड़ी ना चलता है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा जो माइंड है ना, जब हम उसको आगे पुश करते हैं, और वो भी भगवान, जब हमारी गाइडिंग फोर्स जो है वो भगवान हो, तो सोचो वो कितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, हमें इस दुनिया की कितनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दुनिया को देखने का, समझने का नजरिया कितना बदल जाएगा। एंड दिस ब्रॉडेंड नॉलेज, और ये बढ़ी हुई नॉलेज जो है, ट्रांसलेट्स इनटू मोर मीनिंगफुल, और अगर हमें ज्ञान होगा तो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो भी ज्यादा मीनिंगफुल होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल। एंड अफेक्टिव एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू अ बेटर सोसाइटी, और फिर हमारे एक्शंस भी सही होंगे जिससे हमारा जो समाज है वो सुधरेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। अब क्या कह रहे हैं कि दिस लाइन इज अ प्ली और प्रेयर। ये जो लाइन है ये एक तरीके से एक प्रेयर है। क्या कह रहे हैं? फादर, फादर अगेन भगवान है, अगेन reinforces the possible interpretation of a divine force। भगवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं into that heaven of freedom, वो जो स्वर्ग होगा आजादी का, my father let my country awake। तो कवि, पोएट यहां पर आजादी चाहते हैं, और वो सभी की आजादी चाहते हैं, अपने सभी लोगों की आजादी चाहते हैं। तो कहते हैं भगवान जी प्लीज, मैं चाहता हूं, the poet longs for his country India to wake up and achieve the state of freedom, कि वो उठे, जगे और वो जो आजादी है वो पाए,
अ हेवन, वो स्वर्ग, वेयर पीपल हैव डिग्निटी, नॉलेज एंड पावर, जहां लोगों के पास डिग्निटी है, नॉलेज है, पावर है। वो अपने देश के लोगों के लिए ये चाहते हैं कि देश के लोग उठें, जगे, नजरिया बदले, ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को बदलें, खड़े हों अपनी इज्जत के लिए, अपने देश के लिए और आजादी के उस स्वर्ग के लिए, राइट? और वो ये खुद ही कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कविता, हमारी पोअम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आई समझ में? दिमाग में पड़ी? क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? चलो, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोम एज अ प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग। टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल। कौन सी लाइन से पता चलता है हमें? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, है ना? नेक्स्ट क्या है? द पोएट वुड लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड। पोएट चाहते हैं सभी लोग जो है वो कड़ी मेहनत करें, टू रीच देयर गोल, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन, और लॉन्ग रन में परफेक्शन पाने के लिए क्या करें? कड़ी मेहनत करें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यही वाली लाइन थी जो कहते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। द पोएट विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री होल्ड्स हिज हेड हाई इन डिग्निटी। कौन सी वाली लाइन कहती है ये चीज? द पोएट विशेस, पोएट विश करते हैं दैट की एवरीवन इन हिज कंट्री, उनकी कंट्री में हर कोई, होल्ड्स हिज हेड हाई इन डिग्निटी, होल्ड्स हिज हेड हाई इन डिग्निटी। बताओ, सोचो जल्दी से। Where the mind is without fear and the head is held high, right? आगे, the poet dreams of a nation where knowledge should be free to all. पोएट यहां पर एक ऐसे नेशन का सपना देखते हैं जहां पर क्या हो? आजादी हो, फ्री हो, नॉलेज, ज्ञान, सभी को आजादी हो, पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की। So where knowledge is free, है ना? इन्हीं से पता चलता है या नहीं? बोलो, आगे बढ़ते हैं। द पोएम इज अ प्रेयर। इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब ये एक तरीके से प्रेयर है। यहां लिखा है ना कि भाई भगवान जी ऐसा करो, आप प्लीज मेरी कंट्री के जो लोग हैं ना, प्लीज आप क्या करो, मेरी कंट्री के लोगों को वो आजादी दो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, कि उनका जो दिमाग है वो आपके जरिए, आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ रहा है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। तो यहां से भगवान से वो प्रेयर कर रहे हैं। इन लाइंस के अंदर साफ दिख रहा है कि वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। चलो, अभी कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। एक बार रीड करेंगे, एक बार पढ़ लो अच्छे से इसको। कॉलम ए में क्या लिखा है, कॉलम बी में क्या लिखा है, दोनों जगह पढ़ लो एक बार। क्या लिखा है कॉलम ए में? द हेड इज हेल्ड हाई, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नॉलेज इज फ्री, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, माइंड इज विदाउट फियर, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, डेड हैबिट्स, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। दूसरी तरफ क्या लिखा है? fearless person, sincerity of heart, a person with self-respect and proud of possessing it, narrow-mindedness, a person with self-respect and proud of possessing it, education is given to all, dried up infertile land of sands, dried up infertile land of sands, aim at perfection, broadening the outlook and attitude. जल्दी बताओ क्या करना है? मैच दी कॉलम, बोलो, मिलाना है जिस भी लाइन का जो भी मतलब है। सो द हेड इज हेल्ड हाई का क्या मतलब है? मैंने उसके आंसर्स लिख दिए। अ पर्सन विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान जो डिग्निटी से रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहे और वो प्राउड हो उस चीज को लेके। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब नैरो माइंडेडनेस। नॉलेज इज फ्री, दैट मीन्स एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट। माइंड इज विदाउट फियर, अ फियरलेस person, stretches its arms, aim at perfection. Clear stream of reason, clear thinking, dead habits, dried infertile land of sand, ever widening thought and action, broadening the outlook and attitude.
वही मीनिंग बताना जो आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो आप चैप्टर से देख सकते हो वीडियो में। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है एक बार में, तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, रिवाइंड करके देख लो, तुम्हारा ही फायदा है। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स? भाई कैसे, क्यों बोला जा रहा है कि ये जो दुनिया है फ्रेगमेंट्स में बट गई है? द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, क्रीड, जेंडर। इन्हीं के बेसिस पे तो बटा हुआ है हमारा समाज, आज भी बटा हुआ है, पहले की तो बात छोड़ दो, आज तक बटा हुआ है। रिलीजन, कास्ट, रेस, क्रीड, जेंडर, इन्हीं टुकड़ों में बटा हुआ है हमारा देश। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर। टायरलेस स्ट्राइविंग किस लिए होनी चाहिए? बिना थके कड़ी मेहनत लगातार किस चीज के लिए करने के लिए बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू टैगोर, टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स द ट्रूथ। ट्रूथ के लिए, फ्रीडम के लिए, मोरल परफेक्शन के लिए। ये पॉइंट्स याद रख लो, किस चीज के लिए? ट्रूथ के लिए, फ्रीडम के लिए, मोरल परफेक्शन के लिए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है? कड़ी मेहनत करनी है लगातार। वेयर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी स्ट्रेच देयर एफर्ट्स, जहां पर इंडिविजुअल, कि आप समाज में, बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि यार मतलब अगर एक मेरे करने से क्या होगा, ये थॉट प्रोसेस रहता है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, कि मैं ही क्यों करूं, मेरे ही करने से क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा तेरे करने से, तू करेगा, तेरे साथ पता नहीं तेरे को देख के कोई और बंदे को भी ऐसा लगे हाँ यार मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, फिर किसी और बंदे को भी ऐसा लगे हाँ मेरे को भी करना चाहिए। होता है, फर्क पड़ता है इस चीज का। खुद तो करो, शुरुआत तो करो एक बार, राइट। एंड सोसाइटी स्ट्रेच देयर एफर्ट्स टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स। तो सोसाइटी क्या करे? अपनी एफर्ट लगाए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इन थॉट एंड एक्शन विदाउट गिविंग अप, ठीक है। अपना दिमाग भी बड़ा करे, अपने एक्शंस को भी आगे बढ़ाए और हार ना माने, लगातार लगातार जब तक आजादी ना मिल जाए, जब तक परफेक्ट ना हो जाए, जब तक अपना बेटर वर्जन सामने ना आ जाए, तब तक काम करते रहे, राइट। नेक्स्ट क्या है? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। Where words come out from the depth of truth, अपने शब्दों में लिखना है। In my opinion, it means the people do not fear speaking the truth and they speak with sincerity of heart, with no corruption or malice. कहने का मतलब, मेरे मतलब in my opinion, मेरे विचारों के अनुसार, it means, इसका मतलब है the people do not fear speaking the truth, कि लोगों को सच कहने से डर नहीं लगना चाहिए। एंड दे स्पीक विद सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, और वो क्या करें? सच्चे दिल से बात करें, विद नो करप्शन और मैलिस, कि एक दूसरे के लिए कोई भी आपके दिमाग में घृणा नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, खराब नहीं है आपका दिमाग किसी भी चीज को लेके। आ रहा है समझ में? हाँ या ना बोलो। चलो, हु इज दी इन द पोम? दी कौन है कविता के अंदर? पोम के अंदर दी किसके लिए यूज किया गया है? कौन बताना चाहेगा? जल्दी बताओ, हु इज दी इन दी पोम? पानी पी के आती हूं मैं, बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। यस, इट्स लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, और बोलते 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 बोलते, इट्स माय 4th क्लास, सुबह से 4थी क्लास है मेरी, सो आई एम अ बिट टायर्ड। कोई बात नहीं। Who is thee in the poem? What does the poet appeal to thee to do? दी कौन है यहाँ पे? Almighty, भगवान जी के लिए यूज किया गया है दी। Thee here in the poem refers to Almighty God, भगवान के लिए। The poet appeals to thee to help the people
बोल बोल के जुबान लड़खड़ा गई है मेरी। टू हेल्प द पीपल लीड इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम सो दैट द पीपल अवेक विद गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शन। कहने का मतलब क्या है? डी का मतलब है यहां पर भगवान। पोइट अपील करते हैं भगवान से कि वो उनकी मदद करे, ठीक है, ताकि लोग जो है कहां जा सके, आजादी के स्वर्ग तक पहुंच सके। सो दैट द पीपल अवेक विद गुड थॉट्स, लोग उठे अच्छे विचारों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ और अच्छे एक्शंस के साथ, सब कुछ ठीक हो जाए भगवान जी, वो ऐसा चाहते हैं, राइट? चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इज द पोम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन? क्या ये जो कविता है ये केवल भारत के लिए है? इसके अंदर जो भी प्रेयर कर रहे हैं वो भगवान से भी, या जो भी बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए है? द पोम इज अ प्रेयर for not only India alone but it is also relevant for countries all over the world। भाई वो बेसिकली ना ह्यूमन बींग्स के लिए बोल रहे हैं, हमें ऐसे जीना चाहिए, हमारे थॉट्स ऐसे होने चाहिए, हमें काम ऐसा करना चाहिए, हमें बात ऐसी करनी चाहिए, सब कुछ। तो ह्यूमन बींग्स तो केवल इंडिया में ही नहीं रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि भारत में ही लोग रह रहे हैं बाकी जगह जानवर रह रहे हैं, लोग ही रह रहे हैं ना हर जगह, तो हर जगह रेलिवेंट है, हर जगह के लोगों के बारे में बोला हुआ है उन्होंने। ये आगे देखो, what should the words we speak reflect? What should the words we speak reflect? हम जो शब्द बोलते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखो, the words we speak should reflect your sincerity and truth। वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी शब्द आप बोलो ना उसमें सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, उसके अंदर सच्चाई दिखनी चाहिए, नकलीपन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? What should people keep on widening? How can it be done? What should people keep on widening? क्या बढ़ाते रहना चाहिए? भाई अपने विचार, बोलते हैं ना समय के साथ बदलते रहना चाहिए, समय के साथ अपने विचारों को बदलते रहना चाहिए। How can it be done? ये कैसे किया जा सकता है? देखो, people should keep on widening their knowledge and understanding of the world। कि जो लोग हैं उनको अपनी जो सोच है उसको हमेशा बड़ा करते रहना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, हर एक जनरेशन को समझना चाहिए, ठीक है? दिस मीन्स दे शुड ऑलवेज बी क्यूरियस। इसका मतलब है कि उन्हें हमेशा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखनी चाहिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और हमेशा नए नए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। ये नहीं है, जैसे मैंने ना ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में मैं नहीं बोलूंगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और आई थिंक मतलब आप लोगों ने भी आसपास इतने बड़े अभी आप हो गए हो कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें मूवीज में भी देखी होंगी या अपने आसपास के समाज में भी देखी होंगी, राइट? देखी होती हैं। सो यहां पर जब आप अक्सर लोगों को देखोगे ना तो पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, आपके जो दादी बाबा या उनके भी वो लोग होंगे, वो क्या बोलते हैं? अब ये गलत प्रैक्टिस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए। बट अगर अभी किसी के साथ होती है तो वो लोग बोलते हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो अभी तक भी होती है। अरे भाई होती है तो कोई अच्छी चीज है क्या? हाँ, होती है तो कोई अच्छी चीज है क्या? होते रहने दे, कभी तो बदलना चाहिए ना, कभी तो बदलोगे, कोई तो एक इंसान स्टेप लेगा, कोई तो एक इंसान आगे उन गलत चीजों को बंद करेगा, है ना? जैसे आजकल के छोटे बच्चे, उनको हम लोग बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें खिलाते रहते हैं, बर्गर, पिज्जा या ऐसी वैसी चीजें, वो कोक वगैरह जैसी चीजें वो लोग खाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए जेन्युइनली अच्छी नहीं है, बट हम लोग उन्हें नहीं देनी चाहिए। बट क्या चलता रहता है, कोई बात नहीं, हमने भी तो खाई थी, इसमें क्या होता है, ये गलत थोड़ी होते हैं। गलत नहीं होते, बट जनरेशंस बदल रही हैं, बीमारियां बदल रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, बहुत चीजें चेंज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका खान पान भी चेंज होता है। तो ये सब गलत प्रैक्टिसेस को ये बोल के अभी भी पकड़े रखना कि भाई क्या हो गया, हमारे साथ भी तो हुआ था, वो बैगेज होता है जो आगे वाली जनरेशन पर नहीं थोपना चाहिए, पुरानी जनरेशन। अब मान लो कोई एक चीज है जो मैंने सफर करी, तो मैं ये थोड़ी ना चाहूंगी कि भाई मेरे बाद जो भी जनरेशन आ रही है वो भी सफर करे। वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ अपने विचारों को, अपने दिमाग को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलते रहना चाहिए। वही रूढ़िवादी सोच, वही सालों पुरानी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। अगर आज के टाइम पे भी कोई दहेज के लिए लड़की को जला देता है तो ये कितनी खराब बात है भाई, कितनी ही खराब बात है ये।
या आज भी मारा पीटा जाता है दहेज वगैरह को लेकर, तो ये कितनी खराब बात है ना। अब आपकी जनरेशन पर डिपेंड करता है। अब आप आगे जाके अगर इस तरीके से दहेज मांगो, वो नहीं दे पाए, आप उनको जला दो, इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नहीं। वो यही बोल रहे कि भाई अपने विचारों को ना खुला रखो। और ये सब ठीक कब होता है? जब लोग पढ़ने लिखने लगे, जब लोगों में अक्ल आने लगी, जब कमाने लगे, जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, चीजें बदलने लगी, है ना। वही कह रहे हैं, दिस मीन्स दे शुड ऑलवेज बी क्यूरियस, लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये कैसे किया जा सकता है? रीडिंग बुक्स एंड आर्टिकल्स बाय रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सच एज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हो आप जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आप रीड करना शुरू करते हो। दुनिया में कितनी किताबें और कितना ज्ञान है और कितने लोग हैं। अगर आप सोचो, उन अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो आपके खुद के पर्सपेक्टिव में कितना चेंज आएगा, आपकी खुद की सोच में कितना चेंज आएगा, है ना। बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग कोई एक ऐसी मूवी देख लेते हैं आर्मी वगैरह से रिलेटेड, तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, भाई मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करूंगा, है ना। मतलब थिएटर से निकलते हैं तो ऐसे लगता है भाई आज ही मैं गोली खा लूंगा अपने देश के लिए छाती पर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये सब चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनसे सीखना चाहिए। अच्छी चीजें देखोगे अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, गलत चीजें देखोगे गलत होगा। एंड एजुकेशनल आर्टिकल्स पीपल कैन लर्न अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स एंड कल्चर्स। तो लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कल्चर्स के बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस, भाई बात करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलो, उनसे बात करो। ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस के लोगों से बात करो, उनसे मिलो। कैन हेल्प ब्रॉडन वंस थिंकिंग, वो एक इंसान की थिंकिंग को बढ़ाएगा, ठीक है। एक्सप्लोरिंग न्यू हॉबीज, नई नई हॉबीज एक्सप्लोर करो। ट्राइंग आउट न्यू एक्टिविटीज सच एज लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट और ट्राइंग अ स्पोर्ट, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, कोई भी एक स्पोर्ट, ठीक है। कैन हेल्प डेवलप न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, वो आपकी मदद कर सकता है नई स्किल और नॉलेज को डेवलप करने। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहां पर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, ट्रैवलिंग मुझे लगता है बहुत बड़ा एक चीज है। विजिटिंग न्यू प्लेसेस इवन विद वंस ओन कंट्री, हमारी कंट्री में ही हमें अलग अलग जगह जाना चाहिए, घूमना चाहिए। जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अगेन अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, हमारा बहुत 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 दिमाग का विकास होता है भाई। कैन ओपन अप न्यू एक्सपीरियंसेस एंड टीच पीपल अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट डार्कनेस ऑफ नाइट शुड आवर नेशन अवेकन, कौन से अंधकार भरे रात से हमारे नेशन को उठने की जरूरत है? Our nation should awaken from the darkness of prejudice, division of society, old traditional rituals and customs that are harmful. अभी बहुत सारी darkness of prejudices हैं, हमने पहले से ही माना हुआ है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये सब हमने अपने दिमाग में बैरियर्स बनाए हुए, दैट इज प्रेजुडिस। डिविजन ऑफ सोसाइटी, हमने बांटा हुआ है अपने समाज को। ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, पुराने 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 ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो है, हमारे रीति रिवाज जो है चलते हुए आ रहे हैं। कस्टम्स दैट आर हार्मफुल, जो अच्छे नहीं है हमारे समाज के लिए। इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज टू सिलेक्टेड पीपल, कि भाई केवल कुछ ही लोगों को नॉलेज का अधिकार है, बाकी लोगों को नहीं है। इनसिंसियरिटी, अनट्रूथफुलनेस, फियर एंड लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब से उभरने की जरूरत है, ठीक है ना। इन सब से लड़ने की जरूरत है। What attributes of रविंद्रनाथ टैगोर does the poem reflect? क्या attributes है रविंद्रनाथ टैगोर के जो पोम जो है रिफ्लेक्ट करती है? The poem reflects रविंद्रनाथ टैगोर पेट्रियोटिज्म, सबसे पहले देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति, एंड लव फॉर हिज कंट्री, और उनके देश के लिए प्यार। His clear thinking, his broad outlook, his scientific attitude and his emphasis on hard work. उनकी क्लियर थिंकिंग, उनका ब्रॉड आउटलुक, सही सोच, उनका खुला दिमाग, उनकी खुली सोच, हिज साइंटिफिक एटीट्यूड और एम्फेसिस ऑन हार्ड वर्क, उनका जोर देना कड़ी मेहनत पर, कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम लोग अगर नहीं करते हो तो दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। मेहनत करनी चाहिए, हम लोगों को लगातार करनी चाहिए जब तक हम परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाते। समाज के अंदर अगर मेहनती लोग नहीं है तो वो समाज किसी काम का नहीं है। What effect does the repetition of the word where at the beginning of each line? हर एक लाइन शुरू होती है where the mind is without fear, where ये, where वो, हर जगह क्या मतलब है? बार बार where क्यों यूज हुआ है? The repetition of the word where at the beginning of each of the line is a musical touch to the
पोम। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल टच जो है पोम को मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप मुझे बताना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। ये पहली बार पढ़ा रही हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? तो मुझे ये जानना है कि ये जो टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते हो, आपको कहां पर प्रॉब्लम आती है, कहां पर आपको डाउट्स आते हैं, क्या चीजें जो आपको समझ ही नहीं आती है। भाई मैम मुझे आंसर लिखना नहीं आता, मैम मुझे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ही नहीं आता, मैम मेरी वोकैबुलरी बहुत खराब है, मैम मुझे ऐसे नहीं ऐसे समझाओ, मुझे सारा कुछ हिंदी में बताओ। क्या वो चीज है? मुझे वो चीज जाननी है जिससे मैं क्लासेस इंप्रूव कर सकूं। मेरा काम है तुम्हें समझाना, मेरा काम है तुम्हें समझ आना। अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा, मेरे 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा सब बर्बाद। लाइट, पंखा, एसी, टीवी, कूलर सब बर्बाद। जो भी चल रहा है बर्बाद है ना। तुम्हारे 40 मिनट जिंदगी के बर्बाद, वो मेरे को नहीं करने। अब क्या करना है तुम्हें? अगर तुमने वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर जाना है। और वो क्या कमेंट करके जाना है, जल्दी बताओ। वीडियो सेक्शन में क्या कमेंट करके जाओगे? तुम कमेंट करके जाओ कि मैम हमें ये चाहिए, मैम हमें ऐसे समझाओ, हमें ये समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो वो भी लिख के जाना, ठीक है? तो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तुम लोगों का इस क्लास को लेके, ताकि हम आगे की क्लासेस वैसी ही बनाएं। ठीक है, आया समझ में? ओके, ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों। आशा करते हैं कि आपको मजा आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।